नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानून की बात करेंगे जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की दिशा ही मोड़ दी। जी हाँ, ये है 1833 का चार्टर एक्ट। ये सिर्फ कोई दस्तावेज नहीं था, बल्कि ये तो आने वाले ब्रिटिश राज का पूरा खाका था एक तरह से। कभी सोचा है कि क्या कोई एक अकेला कानून, सिर्फ एक कानून, भारत पर राज करने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर 1833 के एक्ट ने सच में ठीक यही काम किया था। तो चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की, आप कह सकते हैं, बुनियाद ही हिलाकर रख दी थी। उसकी पूरी पहचान बदल दी। वो अब व्यापारी नहीं रहे, वो शासक बन गए थे। देखिए, इस कानून की जो सबसे पहली और सबसे तगड़ी चोट थी ना, वो पड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों पर। मतलब जो उनका चाय और चीन के साथ व्यापार पर थोड़ा बहुत एकाधिकार बचा भी था, वो भी खत्म, पूरी तरह से। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ा रूपांतरण था। सोचिए, जो कंपनी अब तक एक व्यापारिक इकाई थी, वो अब ब्रिटिश ताज की प्रतिनिधि बनकर बस एक प्रशासनिक इकाई रह गई। मतलब काम अब मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि भारत पर शासन चलाना था। तो ठीक है, कंपनी अब सिर्फ एक प्रशासनिक इकाई बन गई। अब अगला कदम क्या था? जाहिर है, प्रशासन को और मजबूत करना। और इसी सोच के साथ इस एक्ट ने भारत में एक केंद्रीकृत शासन की नींव डाली। मकसद साफ था, पूरे ब्रिटिश भारत को एक ही सत्ता के नीचे लाना। और इस केंद्रीकरण का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था? एक बिल्कुल नया और बेहद शक्तिशाली पद। जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, उसका पदनाम बदलकर अब भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और बस इस एक बदलाव के साथ ही पूरे ब्रिटिश भारत की नागरिक और सैन्य शक्तियां एक ही इंसान के हाथ में आ गई। और जानते हैं, इस महाशक्तिशाली भूमिका को निभाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और बस उन्हीं के साथ भारत के पहले गवर्नर जनरल का अध्याय शुरू हुआ। एक ऐसा पद जो आने वाले कई दशकों तक ब्रिटिश शासन का केंद्र बिंदु बना रहा। लेकिन सवाल यह है कि यह केंद्रीकरण किया कैसे गया? इसके दो मुख्य स्तंभ थे। पहला तो ये कि गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति दे दी गई। और दूसरा, और ये भी पहली बार हुआ था, कि सभी क्षेत्रों के लिए एक ही बजट बनाने का प्रावधान किया गया। हाँ, लेकिन यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, बजट का प्रावधान तो 1833 में ही आ गया था, है ना? पर इसे असल में लागू होने में पूरे 27 साल लग गए। सोचिए, पहला अखिल भारतीय बजट 1860 में जाकर पेश हुआ। अच्छा, तो सत्ता का केंद्रीकरण तो हो गया, पर इस कानून का सिर्फ यही एक चेहरा नहीं था। ये एक्ट सिर्फ प्रशासनिक बदलावों तक ही नहीं रुका। नहीं, इसने तो कानून और समाज में भी कुछ ऐसे सुधारों के बीज बो दिए जिनके नतीजे बहुत बहुत दूर तक जाने वाले थे। तो कानूनी ढांचे को एक शक्ल देने के लिए क्या किया गया? कई कदम उठाए गए। सबसे पहले गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को जोड़ा गया। फिर इसी के चलते 1834 में पहला विधि आयोग बना। और फिर इसका अध्यक्ष बनाया गया लॉर्ड मैकाले को। जी हाँ, वही लॉर्ड मैकाले जिन्होंने बाद में भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। अब आते हैं इस एक्ट के शायद सबसे क्रांतिकारी प्रावधान पर। इसमें साफ साफ कहा गया था कि किसी भी भारतीय को सिर्फ उसके धर्म, जन्म की जगह या रंग के आधार पर कंपनी में कोई भी पद लेने से रोका नहीं जाएगा। जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी बात थी। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब ये था कि कम से कम कागजों पर ही सही, भारतीयों के लिए प्रशासन के दरवाजे खोल दिए गए थे। हाँ, ये बात और है कि इसे पूरी तरह से लागू होने में दशकों लग गए, लेकिन इस एक सिद्धांत ने भविष्य के राष्ट्रवादी आंदोलनों के लिए एक बहुत मजबूत जमीन तैयार कर दी। और एक और जरूरी बात, इसी एक्ट में भारत से दासता को खत्म करने के लिए भी कदम उठाने को कहा गया था। हालांकि इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक अलग कानून बनने में 10 साल और लग गए। वो कानून जाकर 1843 में पास हुआ। तो इन सारी बातों के बाद सवाल उठता है कि आखिर इस एक्ट की विरासत क्या है? और देखिए, इसका जवाब कोई सीधा साधा नहीं है। ये मामला काफी जटिल है, क्योंकि एक तरफ तो इसने औपनिवेशिक शिकंजे को और ज्यादा कसा, तो वहीं दूसरी तरफ इसने अनजाने में ही सही कुछ ऐसी नींव भी रख दी जो आगे चलकर बहुत अहम साबित हुई।
और एक दिलचस्प बात और है, कई जानकार ये मानते हैं कि इस औपनिवेशिक कानून में ही भारत के लिए एक संवैधानिक ढांचे के, कह सकते हैं, पहले संकेत दिखाई देते हैं, जैसे शक्तियों का साफ साफ बंटवारा और कानून बनाने का एक व्यवस्थित तरीका। तो चलिए एक बार फटाफट से इस पूरे विश्लेषण की मुख्य बातों को दोहरा लेते हैं। सबसे पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी से पूरी तरह एक प्रशासनिक संस्था बन जाना। फिर सत्ता का केंद्रीकरण, एक देश, एक कानून और एक बजट की नींव पड़ना। और हाँ, सरकारी नौकरियों में भेदभाव न करने का सिद्धांत आना। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि 1833 के इस चार्टर एक्ट को हम देखें तो देखें कैसे? क्या ये सिर्फ औपनिवेशिक नियंत्रण को और कसने का एक औजार था, या फिर इसमें अनजाने में ही सही आधुनिक भारतीय राज्य की नींव के कुछ पत्थर भी छिपे हुए थे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।